Dear student, this is Shweta, Assistant Professor Public Administration, गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट 2 के पेपर 1 भारत में प्रशासनिक संस्थाएं एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसके एक टॉपिक कार्यपालिका के विषय में जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। विधि निर्माण का कार्य करने वाली संस्था व्यवस्थापिका यानी विधायिका, इन विधियों को क्रियान्वित करने वाली संस्था यानी कार्यपालिका, और इनकी व्याख्या करने वाली संस्था को हम न्यायपालिका कहते हैं। तो हम कार्यपालिका की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशंस। परिभाषाएं क्या हैं? गिल क्राइस्ट कहते हैं, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य के रूप में परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक तंत्र घूमता है। कहने का अभिप्राय है, कार्यपालिका सरकार का अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य के रूप में परिणत करता है। जैसा हम सभी जानते हैं, व्यवस्थापिका में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं जो कानूनों का निर्माण करते हैं, यानी वो जनता की इच्छा को कानूनों के रूप में निर्मित करते हैं। उन कानूनों को कार्यपालिका मूर्त रूप देती है। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा, यानी शासन की जन नीतियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है प्रशासनिक तंत्र के द्वारा। इसीलिए यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक तंत्र घूमता है। गवर्नर क्या कहते हैं? व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में सभी कर्मचारी तथा संस्थाएं आ जाती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से है, जो कानून के रूप में प्रकट की गई है। यानी वो सभी एम्प्लॉयज़ और इंस्टीट्यूशंस कार्यपालिका में शामिल होते हैं जो जन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कोरी कहते हैं, कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र मात्र हैं। यानी इन्होंने कार्यपालिका को तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण माना है। कार्यपालिका का अर्थ, व्यापक अर्थ में कार्यपालिका का तात्पर्य क्या है? कार्यपालिका तात्पर्य उन सभी कर्मचारियों से है जिनका संबंध राज्य और उसकी नीति निष्पादन से हो। संकुचित अर्थ में प्रशासनिक कर्मचारियों को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है, यानी संकुचित अर्थ में प्रशासनिक कर्मचारी कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते। केवल उन संस्थागत संरचनाओं को ही शामिल किया गया है जिनका संबंध नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन से होता है। आपको एक बात जानने की आवश्यकता है, कार्यपालिका 2 प्रकार की है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, इसका संबंध नीति निर्माण से है, और जो राजनीतिक कार्यपालिका जो चुनी जाती है जनता के द्वारा। स्थायी कार्यपालिका यानी लोक सेवाएं, जो जनता के द्वारा चुनी नहीं जाती, जो किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त की जाती हैं, ये नियुक्ति प्राप्त होती हैं। यानी कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं, दे आर सिलेक्टेड, दे आर अपॉइंटेड। एंड राजनीतिक कार्यपालिका, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, दे आर इलेक्टेड, वो चुने हुए होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधि को क्रियान्वित करने का कार्य करती है, जो इसका एक मुख्य कार्य है। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका सरकार का एक अंग मात्र है, किंतु व्यवहार में सरकार शब्द का प्रयोग कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है। यानी सैद्धांतिक रूप से हम कार्यपालिका को तीनों अंगों में से एक अंग मानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली शासन, सरकार और कार्यपालिका तीनों को एक ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, संसदीय अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली, यानी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। संसदीय कार्यप्रणाली क्या है? संसदीय कार्यप्रणाली मुख्य रूप से भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में पाई जाती है। यहाँ पर मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद यानी केंद्र की विधायिका जो है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और मंत्री को शामिल किया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। वो सत्ता में तब तक है, यानी अपने पद पर मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त है। यानी संसद में बैठे जो व्यक्ति हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका विश्वास प्राप्त है, तब तक ही वो अपने पदों पर रहते हैं। अगर अविश्वास की स्थिति आती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। अध्यक्षात्मक सरकार में
ये मुख्य अंतर पाया जाता है कि वहाँ पर मंत्रिपरिषद वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत अलग अलग होती हैं, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, जहाँ पे जैसे इसका एक उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पर राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा होता है, राज्य का अध्यक्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद स्वयं बनाता है, जिसकी सहायता से वो शासन के सभी कार्यों का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, जो स्थिति भारत में है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में उतना घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता जितना संसदीय प्रणाली में पाया जाता है। व्यवस्थापिका को कोई भी सदन किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कह सकता। यानी जैसा आपको पहले बताया, इस प्रकार की शासन व्यवस्था का सबसे सही उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट आता है आपकी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। इसका बहुत हद तक संबंध संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से है। जब आप बात करते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी जहाँ पर राज्य का जो अध्यक्ष है, जैसे संसदीय कार्यप्रणाली में भारत देश की बात करें तो राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया माना जाता है। यानी भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रतीक हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रतीक नहीं है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के सर्वे सर्वा हैं, यानी कि वो रियल यानी वास्तविक मुखिया हैं राज्य के। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। फिर आता है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य किस कार्यपालिका से है, जिसमें निर्णय निर्माण की जो शक्तियां हैं वो एक ही मुखिया के हाथों में केंद्रित होती हैं। भले ही शासन की सुविधा के अनुसार कार्यपालिका शक्ति का विभाजन कर दे, लेकिन अंतिम रूप से जो शासन व्यवस्था होती है वो एक ही व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आप इसमें वर्तमान में इसका एक एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बहुल कार्यपालिका होती है जिसमें कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर व्यक्तियों के समूह में निहित होती हैं। फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है यूरोप का, जिसकी बात करें तो हम वहाँ कार्यकारिणी जो शक्तियां हैं वो 7 सदस्यों की एक फेडरल काउंसिल यानी संघीय परिषद के हाथ में होती हैं। जो 7 समान स्तरीय सदस्य हैं उनकी वो सामूहिक रूप से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। यानी जिन देशों में राज्य का मुखिया होता है और उसकी मृत्यु के बाद आफ्टर दैट उसका जो उत्तराधिकारी है वो शासन में आता है, तो हम उस पैटर्न को हम पैतृक कार्यकारिणी की पद्धति कहते हैं, हेरिडिटेरी कहा जाता है जिसे। और निर्वाचित कार्यपालिका यानी कि इलेक्टेड जो होती है, जिन देशों में राज्य का अध्यक्ष जो है हेड ऑफ द स्टेट जिसे कहते हैं, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए तो उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। जैसे इंडिया में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, यहाँ पर निर्वाचित कार्यपालिका है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, नेपाल, ये इस तरह के देश हैं जहाँ पर पैतृक कार्यपालिका है, यानी वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जैसे इंग्लैंड में महारानी है। फिर आता है आपका तानाशाही या अधिनायकवादी। कुछ विद्वानों ने तानाशाही को भी कार्यपालिका का एक प्रकार माना है। जैसा कि जब राष्ट्र की शक्ति यानी देश की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाए और वो सर्वे सर्वा बन जाए, या लोकतांत्रिक तरीके से देश नहीं चले, या किसी सेना या विशेष दल की सहायता से केंद्र चलता है यानी शासन चलता है, तो हम उसे तानाशाही या अधिनायकवादी
सरकार कहते हैं। जैसा हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इटली में मुसोलिनी या जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित हुई थी, उदाहरण के तौर पर। तो ये सब टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं। संसदीय अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, नाम मात्र की या वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, तानाशाही या अधिनायकवादी। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका के कार्यों की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशासनिक कार्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो कार्यपालिका अपने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करती है। इसके लिए एक लोक सेवा का एक व्यापक तंत्र होता है जिसे हम प्रशासन कहते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं, शासन की जन नीतियों को क्रियान्वित या मूर्त रूप कौन देता है? प्रशासन देता है, जो कि एक स्थायी कार्यपालिका भी मानी जाती है। प्रशासनिक कार्यों में बहुत से कार्य आते हैं, जैसे लोक सेवकों की भर्ती, उनका प्रशिक्षण, या फिर आंतरिक शांति की स्थापना, विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करना, ये सभी प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे व्यापार हुआ, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। तो इन सभी क्षेत्रों में जो जन नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उनका निष्पादन करना भी प्रशासनिक कार्यों में आता है। दूसरा कार्य है वित्तीय कार्य। वैसे हम सभी जानते हैं कि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है नीति निर्माण। बजट का निर्माण भी व्यवस्थापिका करती है। वित्तीय मामलों से संबंधित सभी निर्णय व्यवस्थापिका लेती है। लेकिन बजट का जो प्रारूप है या अन्य वित्त विधेयक का जो निर्माण है, वो कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। वहीं पर सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। उसके बाद इनको व्यवस्थापिका के पटल पर रखा जाता है। जैसे केंद्र में हमारे देश में संसद है, तो वहाँ पर बजट का प्रारूप बनाने के बाद बजट को रखा जाता है, उस पर वोटिंग होती है। फिर आता है आपका राजनयिक या विदेशी कार्य। राजनयिक या विदेशी कार्य भी कार्यपालिका का एक मुख्य कार्यों में से है। जैसे किसी अन्य देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवहार होता है या जो संबंध होते हैं, संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, या एम्बेसडर का यानी राजदूतों का आदान प्रदान होता है, ये सब समस्त कार्य विदेशी कार्यों में आते हैं, जो कार्यपालिका द्वारा मुख्य रूप से किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के एक सदस्य को विदेश मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया जाता है, और वह इस कार्य के लिए अलग से उत्तरदायी बनाया जाता है। विदेशों से यानी दूसरे देशों से संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो कार्यपालिका द्वारा ही लिए जाते हैं, क्योंकि वैदेशिक संबंध का संचालन जो है एक बहुत जटिल और संवेदनशील विषय होता है। इसीलिए इसमें विश्वसनीयता, गोपनीयता और कूटनीतिक चातुर्य, इस तरह के गुणों की आवश्यकता होती है। जबकि व्यवस्थापिका का जो आकार होता है बहुत वृहद होता है। इसीलिए राजनयिक या वैदेशिक कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। फिर आता है आपका न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी कार्यों में जैसे मृत्युदंड को क्षमा करना, कम करना या स्थगित करना, यानी जो देश की कार्यपालिका है, जैसे कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आती है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो मृत्युदंड को माफ़ कर दें या कम कर दें या स्थगित कर दें। इस तरह के कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कार्यपालिका द्वारा की जाती है। जैसे इंडिया में या अमेरिका में कार्यपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। फिर आता है आपका विधि निर्माण संबंधी कार्य। विधि निर्माण संबंधी कार्य मुख्य रूप से व्यवस्थापिका का कार्य है, लेकिन विधि निर्माण का बहुत सा कार्य व्यवस्थापिका ने प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कार्यपालिका को दिया है। जैसे भारत में भी ये व्यवस्था है संविधान द्वारा कि प्रदत्त व्यवस्थापन की स्थिति में विधि निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ावा मिला है। अब प्रत्येक देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाती है, उन्हें स्थगित करती है, सत्रावान का आदेश देती है, उन्हें भंग कर सकती है। तो इस क्षेत्र में भी कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। सैनिक कार्य। सैनिक कार्यों में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, यानी स्टेट ऑफ
हेड ऑफ द स्टेट है जो राष्ट्रपति, जैसे इंडिया की बात करें तो वो सैनिक शक्ति का सर्वोच्च अधिकारी है, यानी वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो सेना अध्यक्षों की नियुक्ति है, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति है, उनकी पदोन्नति है, अवनति है, वो सभी उन्हीं के आदेश से होती है। युद्ध या शांति की घोषणा करने का अधिकार भी हेड ऑफ द स्टेट के हाथ में होता है। जैसे इंडिया में हम राष्ट्रपति के हाथ में ये अधिकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और युद्ध और शांति की घोषणा संसद की अनुमति से कर सकते हैं। संसद वहाँ कांग्रेस कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र की जो व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहते हैं, इंडिया में उसे संसद कहते हैं। तो ये कुछ एक कार्य थे। प्रशासनिक कार्य, वित्तीय कार्य, राजनयिक कार्य, विदेशी कार्य है, न्याय संबंधी कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य और सैनिक कार्य। ये आज आपने पढ़ा कार्यपालिका के विषय में। इसकी परिभाषाएं, अर्थ और कार्य अगली वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।